हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूं वो आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खबर की और उसके बाद हम अपने डायमेंशंस देखेंगे। तो दरअसल सरकार जो वैज्ञानिक शोध हैं या नवाचार हैं तो उनके संबंध में एक नई पहल करने वाली है। और वो क्या पहल है? दरअसल सरकार चाहती है कि जितने भी बड़े वैज्ञानिक शोध हैं जो प्रकाशित होते हैं जर्नल्स में, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक पत्रिकाएं हैं, तो उसमें जितने भी शोध प्रकाशित होते हैं वो सरकार चाहती है कि आम लोगों तक भी उसकी पहुंच बन सके। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार क्या लेकर आई है? एक नई नीति का ड्राफ्ट लेकर आई है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति। इसका ड्राफ्ट तैयार किया है और ये जो नीति है, ये नई नीति, ये 2013 की नीति का स्थान लेगी। और जो नीति है इसको सरकार ने इस ड्राफ्ट को पब्लिक कमेंट्स और सजेशंस के लिए जारी किया है। अब इस नीति में क्या कहा गया है और सरकार ये नीति क्यों लेकर आई है, किस तरीके की पहल करना चाहती है सरकार, और ये जितने भी वैज्ञानिक शोध हैं सरकार इन्हें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाहती है, हम इन पर आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने डायमेंशंस देख लेते हैं या पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जिनके थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हम खबर पर बात कर चुके हैं कि क्या खबर है। इसके बाद जो हम नीति की बात कर रहे थे, 5वीं साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी या नीति है, इसका ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद ये हमने क्योंकि बताया भी कि सरकार ये नीति जो लेकर आई है इसमें से जो 2013 की नीति का जो स्थान लेगी उसकी क्या वजह है इस नीति को लाने की, वो मुख्य कारणों पर बात करेंगे। इसके क्या लाभ हैं और इससे संबंधित क्या मौजूदा चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए ऐसे में क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं, यानी कि आगे की राह क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में हमारा प्रश्न रहेगा। तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि वो ड्राफ्ट क्या है। तो दरअसल जो वैज्ञानिक ज्ञान और डाटा है उस तक सभी की पहुंच के लिए, जैसे मैंने बताया कि सरकार चाहती है कि जितना भी जो वैज्ञानिक शोध होते हैं उनके परिणाम स्वरूप जो डेटा आता है वो सब आम लोगों तक उसकी पहुंच बन सके। उसके लिए सरकार एक ओपन साइंस पॉलिसी लेकर आई है ये। और पब्लिकली फंडेड रिसर्च, यानी कि पब्लिकली फंडेड रिसर्च वो होती हैं जो देश के जो करदाता हैं, यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे से जो रिसर्च होती हैं वो पब्लिकली फंडेड रिसर्च होती हैं। और उनसे जो मिलने वाली सूचनाएं हैं, यानी कि जो रिसर्च हुई उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो डेटा या सूचना सामने आती है उसकी सभी लोगों तक पहुंच बन सके मुफ्त में, यानी कि उसके लिए किसी को भी पे ना करना पड़े और वो इजीली एक्सेसिबल हो सभी लोगों के लिए। और इससे क्या है, सरकार दुनिया भर की जो भी जर्नल्स हैं, साइंटिफिक जर्नल्स हैं, उनके बड़ी मात्रा में यानी बल्क में सब्सक्रिप्शन लेगी, क्योंकि जो ये सूचनाएं हैं ये बहुत महंगी होती हैं। जो ये सब्सक्रिप्शन है, जो वैज्ञानिक जर्नल्स होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं, तो इसके लिए सरकार को उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और इसके लिए जो मैंने बताया कि बल्क में लेगी, बल्क में 3 से 4 हज़ार जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं वो लेने का भी सरकार का इरादा है कि जो सरकार जो ये साइंटिफिक जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेगी। और इसके लिए 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। ये 3 से 4 हज़ार के करीब साइंटिफिक जर्नल्स 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए के खर्च पर प्राप्त करेगी उनका सब्सक्रिप्शन सरकार। और इसी के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, अभी जैसे मैंने बताया कि सरकार सब्सक्रिप्शन लेगी, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि सरकार एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेगी और उस तक सभी लोगों की मुफ्त में पहुंच बन सकेगी, यानी एक देश और एक सब्सक्रिप्शन। सरकार ने सब्सक्रिप्शन ले लिया और उस तक कोई भी आम आदमी इजीली उसे एक्सेस कर सकेगा। इसके अलावा जो वैज्ञानिक समुदाय है और जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगी। अब हम बात करते हैं इस नीति की। कौन सी नीति? साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी यानी STIP के मुख्य बिंदुओं पर। अभी हमने ड्राफ्ट की बात की, अब हम यहाँ नीति के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन ये जो हम इसके मुख्य बिंदु देखेंगे तो इसमें इसका लाभ क्या होगा, क्यों सरकार ऐसा कर रही है, तो ये हम तब जानेंगे
जब लाभ देखेंगे और इसके मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसके मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहला, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी का गठन किया जाएगा। दरअसल सरकार का जो ये उद्देश्य है कि जो ये साइंटिफिक जर्नल्स हैं इनकी पहुंच सभी लोगों तक बनाई जा सके, तो अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी का गठन करेगी। और इस ऑब्जर्वेटरी में जो देश भर में जितने शोध होते हैं, किसी भी प्रकार का जो शोध होगा उससे उसके परिणाम स्वरूप जो डेटा आएगा, जो सूचना आएगी, वो उसके लिए ये ऑब्जर्वेटरी एक सेंट्रल रिपोजिटरी का यानी केंद्रीय भंडार का काम करेगी, जहाँ पर ये सारी सूचनाएं रहेंगी। और जो पब्लिकली फंडेड रिसर्च है तो उनके ज़रिए ये जो आम आदमी है उन तक इसकी पहुंच इजीली हो सकेगी। और जो साइंटिफिक डेटा है वो इसी ऑब्जर्वेटरी के द्वारा एक आम आदमी तक फेयर टर्म्स के अंडर इजीली उसको मुहैया हो जाएगा मुफ्त में। फेयर क्या है? फेयर एक एक्रोनिम है, यानी कि एक संक्षिप्त रूप है। इसकी फुल फॉर्म है F से फेयर, A से एक्सेसिबल, I से इनऑपरेबल और R से रीयूजेबल, यानी फेयर, एक्सेसिबल, इनऑपरेबल एंड रीयूजेबल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा निजता, राष्ट्रीय सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उनकी स्थिति में, यानी कि अगर कहीं पर लगता है कि जो निजता की सुरक्षा को खतरा होगा उससे, या राष्ट्रीय सुरक्षा या बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है ऐसे डेटा को सार्वजनिक करने से, तो ऐसी स्थिति में उस डेटा को संशोधित कर दिया जाएगा या फिर संस्था का जो नाम है वो छुपाकर ये डेटा जारी किया जाएगा लोगों के लिए। लेकिन अगर तब भी लगता है कि आम लोगों तक इसकी पहुंच अगर बनाई जाती है तो भी खतरा हो सकता है, तो अगर आम लोगों तक भी पहुंच नहीं होगी इसकी, तो जो शोधकर्ता है उन तक तो ये डेटा ज़रूर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो ये नीति है इसका उद्देश्य है कि देश को, भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, और जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसके लक्ष्यों को इस नीति के जरिए पूरा किया जा सके। इसके अलावा इस नीति के द्वारा एक हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स और कोलैबोरेटिव रिसर्च सेंटर्स की भी स्थापना की जाएगी। किस लिए की जाएगी? जो नीति निर्माता है और जो स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि इन सभी को एक साथ लाया जा सके इन सेंटर्स के द्वारा। इसके अलावा समस्याओं के समाधान के लिए, समस्याएं किस प्रकार की? अगर डेटा तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, डेटा तक एक्सेस करने में किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल आती है, दिक्कत आती है, तो उसके लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और इसके अलावा फैकल्टी के लिए टीचिंग लर्निंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। और R&D विकास के लिए हाइब्रिड फंडिंग मॉडल्स पर जोर दिया गया है इस नीति के अंतर्गत। इसके अलावा एडमायर पहल, यानी कि एडवांस्ड मिशंस इन इनोवेशन रिसर्च इकोसिस्टम पहल की भी इसमें शुरुआत की गई है। इसके अलावा इस नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो शोध किए जाते हैं, यानी कि जो रिसर्च की जाती है, उनकी गुणवत्ता यानी कि उनकी क्वालिटी किस तरीके से बढ़ाई जाए, उसके लिए एक रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। वो किस लिए? जो विभिन्न रणनीतिक विभाग हैं उनके बीच, ताकि सही तरीके से तालमेल स्थापित किया जा सके। इसके अलावा सरकार चाहती है कि जो शोध होते हैं उनमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए क्या, एक STDF तैयार किया गया है। STDF यानी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसकी भी इसमें स्थापना की गई है। इसके अलावा इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्काइव रिसर्च पोर्टल, यानी कि एक आर्काइव पोर्टल भी इसमें बनाया गया है। आर्काइव यानी लेखागार जो होता है उसका एक पोर्टल बनाया गया है जिससे डाटा तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो ये थे हमारे इस नीति के मुख्य बिंदु। चलिए अब हम आगे चलकर इसके मुख्य कारणों पर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार चाहती है कि लोगों तक इसकी ईजिली पहुंच हो सके। जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं उससे जो डेटा सामने आता है वो लोगों तक आराम से पहुंच सके फ्री में। तो सरकार ऐसा क्यों चाहती है? चलिए सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं।
जैसे मैंने बताया कि जो ये नई नीति है ये 2013 की नीति का स्थान लेगी। क्यों? क्योंकि 2013 के बाद से विज्ञान और नवाचार यानी साइंस एंड इनोवेशन के क्षेत्र में कई नए आयाम जुड़ गए हैं, तो इसलिए इस पुरानी नीति को अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी वजह से इस नई नीति को लाया गया है। इसके अलावा लोगों तक मुफ्त वैज्ञानिक सूचनाएं पहुंचाना। लोगों तक मुफ्त वैज्ञानिक सूचनाएं पहुंचाना क्यों ज़रूरी है? दरअसल जितनी भी ये पब्लिक फंडेड रिसर्च होती हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि ये टैक्स पेयर के पैसों से होती हैं, यानी जो किसी भी देश का करदाता होता है उसके पैसे से इस तरह की रिसर्च होती हैं। तो सरकार चाहती है कि जब एक आम आदमी अपने पैसे से इस तरह की रिसर्च होती है उसके पैसे तो उससे जो डाटा आता है, यानी कि उस रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो भी डेटा आता है, जो भी सूचना आती है, उसके लिए किसी को भी दोबारा पे करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ये जो जर्नल्स होते हैं कई बार इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि एक एक आर्टिकल भी इनका कई सौ डॉलर्स तक पहुंच जाता है, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो तक भी बहुत सीमित मात्रा में ले पाती हैं इसके सब्सक्रिप्शंस। तो इसलिए सरकार चाहती है कि आम आदमी तक इसकी पहुंच बन सके, और क्योंकि इससे क्या होगा कि जो युवा शोधकर्ता हैं उनको इससे मदद मिलेगी। हालांकि हम अभी जब इसकी लाभ की बात करेंगे तो उस पर ज़्यादा बात करेंगे, अभी हम जो इसके मुख्य कारण हैं उस पर बात करते हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि इस नीति का उद्देश्य है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और किसी भी देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इस नीति के ज़रिए जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य हैं उनको पूरा किया जा सकता है, और इसी के उद्देश्य से सरकार इस नीति को लेकर आई है। ये भी एक इसका मुख्य कारण है। एसएनटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, या निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, यानी एसएनटी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अभी मैंने बताया कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए एसटीडीएफ की स्थापना की है। तो इसलिए इस तरीके से सरकार जो है चाहती है कि निजी निवेश भी इसमें आए, ताकि शोध की गुणवत्ता और बढ़ाई जा सके और शोधों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इस पर हम बात कर चुके हैं कि देश के करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है किस चीज़ में? शोध में, क्योंकि शोध एक टैक्स पेयर के पैसे से होते हैं, पब्लिकली फंडेड जो रिसर्च होती हैं। तो इस पॉइंट पर हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके लाभ की। जैसे हमने कहा कि लाभ क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला, कमज़ोर तबके तक भी जो वैज्ञानिक सूचनाएं हैं वो पहुंच सकेंगी। कमज़ोर तबके तक पहुंचने का इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि जो देश का युवा है, जो कमज़ोर तबके से भी निकल कर आता है, और अगर वो कुछ शोध करना चाहता है, वैज्ञानिक शोध करना चाहता है, किसी भी तरह की रिसर्च करना चाहता है, कोई इनोवेशन करना चाहता है, तो उसमें जो ये सब सूचनाएं हैं, ये डेटा है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें उसको काफ़ी मदद मिल सकेगी। युवाओं को विदेशी पत्रिकाओं के सारे, अभी जैसे मैंने बताया कि जो युवा हैं उनको जितने भी विदेशी शोध हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए एक आम आदमी इन तक नहीं पहुंच सकता है, बहुत मुश्किल है इनको ख़रीदना, सभी को लेना। तो इसलिए इन सब्सक्रिप्शन से जब सरकार ले लेगी, तो जब ये उस तक सूचनाएं पहुंच सकेंगी, तो इससे जो देश में नवीन शोध हो रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, वो प्रोत्साहित होंगे इससे। और इसके अलावा इस नीति में ज़्यादा से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स और मानक लैब्स, यानी कि मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेंट्स एंड नॉलेज, यानी कि मानक लैब्स जो है वो विकसित की जाएंगी। और इससे क्या होगा, जो छोटे स्तर पर जो शोध हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा इससे। इसके अलावा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर भी इसमें स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो स्नातक स्तर पर जो शोध हैं उनको इससे बढ़ावा मिलेगा, वो एनकरेज होंगे इससे। इसके अलावा सरकार को अपने सभी विभागों में, और इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, सभी इस तरह के सभी उपक्रमों में एक एसटीआई यूनिट बनानी होगी, और इसके लिए एक निश्चित बजट भी उनको रखना होगा इसके लिए, एसटीआई यूनिट बनाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित मौजूदा चुनौतियों पर। तो सबसे पहला, सरकार और जो सभी एजेंसीज़ हैं
और निजी क्षेत्र है उसके बीच सही तरीके से जो तालमेल बिठाना है वो एक चुनौती होगी। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भी इस तरह के शोध हो, जैसे हमने अभी नीति के मुख्य बिंदुओं में देखा कि सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है, आकर्षित करना चाहती है। तो जाहिर है जब निजी निवेश भी इसमें होगा तो आपसी जो तालमेल है वो आपस में बिठाना एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता भी एक इम्पॉर्टेंट चुनौती होगी। कंप्यूटर लैब्स वगैरह इन सब को उपलब्ध कराना और इन सब का रखरखाव, इसकी भी समस्या हो सकती है। और जैसे हमने बात की कि सरकार एक बल्क में जो ये साइंटिफिक जर्नल्स हैं इनको ख़रीदना चाहती है, तो जाहिर है इसके लिए एक अच्छे खासी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने देखा 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए तक खर्च करने का अनुमान है सरकार का इन सब्सक्रिप्शंस पर। तो अभी जिस तरीके की हमारे देश की स्थिति चल रही है अर्थव्यवस्था की, कोविड के चलते पिछले दिनों काफ़ी लंबे समय से जो एक आर्थिक सुस्ती के दौर से गुज़र रहे हैं हम, या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है एक आर्थिक सुस्ती के दौर से गुज़र रही है, तो ऐसे में थोड़ा अजीब है कि जो 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का जो खर्च है वो इस नीति पर किया जाए, इस काम पर किया जाए। तो ये एक जो है चुनौती है। इसके अलावा जो सुरक्षा की बात की थी हमने कि राष्ट्रीय सुरक्षा या निजता या बौद्धिक संपदा अधिकार जो हैं उनकी सुरक्षा, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अगर सरकार ऐसी कोई सुरक्षा का मामला आता है तो उसको डेटा को संशोधित करेगी या फिर जो संस्था है उसका नाम छुपाकर उस डेटा को जारी करेगी, तो तब भी कहीं ना कहीं इन सब की सुरक्षा जो है एक मुद्दा बनी रहेगी। तो ये भी अपने आप में एक चुनौती होगी। चलिए आज पहले हम अपना प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो देखेंगे। सरकार ने हाल ही में नवीन विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति तैयार की है। नीति की रूपरेखा पर विचार करते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2013 से इसकी तुलना करें। बताइए कि क्या यह नीति भारत में समावेशी वैज्ञानिक विकास की दिशा में पर्याप्त साबित हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या आगे की राह क्या हो सकती है। तो सबसे पहला तो जो प्राप्त सुझाव है, जो वैज्ञानिक है और जो निजी क्षेत्र है उससे जो प्राप्त सुझाव होंगे, सरकार को सबसे पहले ज़रूरत है कि उन पे ठीक तरीके से विचार करे, अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे बढ़े। और जो सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, सुरक्षा जैसे मैंने बताया बौद्धिक संपदा अधिकार या जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और निजता की जो सुरक्षा है उससे जो जुड़ी चिंताएं हैं उनके समाधान के लिए एक सशक्त नीति या नियम की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मुद्दा बना रहेगा। तो इसके लिए एक सही तरीके से सशक्त नीति या नियम की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसके अलावा नवीन शिक्षा नीति और इस नीति में जो ये नीति, जिस नीति की हम बात कर रहे हैं, इस नीति में और जो नई शिक्षा नीति है इसमें आपस में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0 दरअसल इस नीति में कुछ ऐसे प्रावधान भी जोड़ने की ज़रूरत है जिससे कि भारत जो है इंडस्ट्री 4.0 के जो विभिन्न आयाम हैं उनमें तेज़ी से आगे बढ़ सके। विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, AI है, मशीनीकरण है, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, 5D प्रिंटिंग, बहुत सारे आयाम हैं। तो जिनके ऊपर सोचकर हम इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़ सकते हैं जिससे कि भारत इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से तेज़ी से आगे बढ़ने में सक्षम हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।